हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर मोल ऑफ कॉन्सेप्ट। मोल ऑफ कॉन्सेप्ट में हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन सा टॉपिक देखेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक में हम लोग 3 सब टॉपिक पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, सेकंड होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लेक्चर में हम लोग ये तीनों टॉपिक देखेंगे। कौन कौन सा टॉपिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन देखेंगे और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सबसे पहले क्या करेंगे? डिफिनेशन इसका देखेंगे। लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। मतलब मास को हम लोग तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन, कोई भी मान लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, A+B बन रहा है, क्या C+D बन रहा है, तो जितना मास रिएक्टेंट कराता है उतना ही मास होता है प्रोडक्ट कराता है। मास में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक, ये जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर करेंगे क्या? ये मास जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट होता है, बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू द अनदर फॉर्म इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास जो है चेंज होता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। लिखा है इफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट देन द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर जो रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक, रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, तो हम लोग जितना मास रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही मास हमको किसका मिलेगा? प्रोडक्ट का मिलेगा। मतलब जितना मास हम लोग रिएक्टेंट कर लेंगे उतना ही मास किसका मिलता है? प्रोडक्ट का मिलता है। वही चीज लिखा है इफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट देन द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक, तो ए का मान लो अगर जो 5 ग्राम है तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है, तो बी कितना बनेगा? बी जो है 5 ग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर जो पूरे कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जितना मास रिएक्टेंट कराता है उतना ही मास किसका बन जाता है? प्रोडक्ट का बन जाता है। यानी जितना मास रिएक्टेंट कराता है उतना ही मास वो कंज्यूम होकर कितना बन जाता है? प्रोडक्ट के मास के इक्वल बन जाता है। ठीक, तो यही चीज लिखा है। अब इसके बाद अगर कह रहा इफ द रिएक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम देन द रिलेशनशिप विल बी। कह रहा अगर जो ये कंडीशन था कि अगर जो रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसा होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? पूरी कंप्लीटली रिएक्शन जो है हो नहीं पाती, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है? लिखा है इफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम देन द रिलेशनशिप विल बी the total mass of reactant is equal to total mass of product plus mass of unreacted। मान लो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है अगर 10 ग्राम है, ये कन्वर्ट होकर कितना ग्राम में बन रहा है? मान लो 8 ग्राम का प्रोडक्ट बन रहा है और 2 ग्राम जो होता है अनरिएक्टेड स्पीसीज बन रहा है, तो 10 तो रिएक्टेंट साइड में हो गया और उधर कितना बन रहा है? 8 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, 2 ग्राम क्या हो रहा है? अनरिएक्टेड होता है। तो 8 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10 ग्राम आएगा। यानी जितना मास प्रोडक्ट का बन रहा है और जितना अनरिएक्टेड स्पीसीज है उन दोनों को अगर जो प्लस करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा? मास ऑफ अनरिएक्टेड स्पीसीज के बराबर आ जाएगा। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो, एक एग्जांपल देखो दिया गया है H2 + Cl2 गिव 2HCl। ठीक, इसमें हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम है, Cl2 जो है 71 ग्राम है, और इसमें जो है कोफिशिएंट इसका 2 है तो 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितना है? 35.5 है। तो जब दोनों को प्लस करोगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 73 ग्राम आ रहा है। इन दोनों को भी जब प्लस करने पे कितना आ रहा है? 73 ग्राम आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका बनना है? प्रोडक्ट का बनना है। देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट का रहता है उतना ही मास किसका होता है? प्रोडक्ट का होता है। अगर जो रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। अगर जो रिएक्शन जो है 100% हो जा रहा है, यानी 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, तब जो है रिएक्टेंट जितना रहता है उतना ही क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है।
लेकिन मान लो रिएक्टेंट जो है 100% आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीटली रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है जब कंप्लीटली रिएक्शन नहीं होता कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा और कुछ जो है अनरिएक्टेड स्पीसीज होता है बच जाता है। तो टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड स्पीसीज प्लस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो जाएगा। जितना मास हम लोग रिएक्टेंट में लेंगे वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड स्पीसीज, इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब एग्जांपल हमने देखा था, क्या देखा था, H2 + Cl2 गिव 2HCl देखा था। इसमें हमने देखा था कि H2 जो है 2 ग्राम है, Cl2 कितना है 71 ग्राम है, और क्या बन रहा था, HCl बन रहा था। कितना मोल बन रहा था, 2 मोल HCl बन रहा था। तो 2 × 1 + 71 कितना आएगा, 73। कितना आ रहा था, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 2 + 71 प्लस कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 73 आ रहा था। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट भी 73 आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट भी 73 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जितना मास रिएक्टेंट का रहता है उतना ही मास किसका बनना है, प्रोडक्ट का बनना है। यही क्या कहलाता है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितना मास रिएक्टेंट में रहता है उतना ही मास जो है प्रोडक्ट में रहना चाहिए। मान लो रिएक्टेंट A + B जो है क्या दे रहा है, C + D दे रहा है। मान लो A + B जो है 100% आयोनाइजेशन हो रहा है किसमें, C + D में। अगर जो A + B का हम लोग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट को मिलाकर हम लोग देखें तो 100 ग्राम आ रहा है, तो बताओ मास ऑफ प्रोडक्ट कितने ग्राम होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट भी जो है 100 ग्राम होगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट रहेगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। अगर जो रिएक्शन जो है कंप्लीटली हो रही है, अगर जो रिएक्शन मान लो कंप्लीटली नहीं होती, जैसे A + B है, क्या बन रहा है, C + D बन रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीटली नहीं हो रही है, तो क्या बनेगा, मान लो कुछ अनरिएक्टेड स्पीसीज बच जाएगा। तो जैसे A + B 100 ग्राम हम लोग लिए थे, मान लो अब इसमें प्रोडक्ट में C + D कितना मिल रहा है, 80 ग्राम मिल रहा है। 20 ग्राम क्या हो जा रहा है, अनरिएक्टेड स्पीसीज हो रहा है, तो 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। अब मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग कितना लिए हैं, 100 ग्राम लिए हैं। तो टोटल दोनों को जब प्लस करेंगे 80 + 20 कितना हो जाएगा, उधर 100 हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में, इधर जो है हम लोग रिएक्टेंट साइड में भी क्या लिए थे, 100 लिए थे। तो देख रहा हूँ दोनों का मास जो है बराबर आ जा रहा है, यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग को और क्लियर होगा कंसेप्ट कि कैसे जो है आपस में इक्वल होगा, कैसे इसके बेसिस पे, इस वाले कंसेप्ट के बेसिस पे कैसे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखो अब इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसा होता है ये हम लोग देखेंगे। लिखा है व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड बी रिएक्ट विथ 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहा है हमको किसका वेट बताना है, बेरियम क्लोराइड का हमको वेट बताना है, जो रिएक्ट कर रहा है किससे, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। बेरियम क्लोराइड का हमको मास बताना है, किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट का, जिसका मास कितना दिया है, 24.4 ग्राम दिया है। अब क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। बेरियम सल्फेट का मास दे दिया इतना और सोडियम क्लोराइड का मास दे दिया है इतना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, जो चीज़ क्वेश्चन में बोला है उसी के बेसिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे। तो रिएक्शन में क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड NaCl। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में BaCl2 का यानी बेरियम क्लोराइड का मास पूछा है और सोडियम सल्फेट का मास कितना दिया है, 24.4 ग्राम दिया है। बेरियम सल्फेट का मास कितना दिया है, 46.6 ग्राम दिया है, और सोडियम क्लोराइड का मास कितना दिया है, 23.4 ग्राम दिया है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है x + 24.4 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, टोटल दोनों को प्लस कर दो, तो यानी x ग्राम ये हो गया, 24.4 ग्राम ये हो गया, तो दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा, x + 24.4 ग्राम आ जाएगा। किसका, मास ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट होता है 46.6 ग्राम ये और प्लस 23.4 ग्राम ये, जब दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा,
तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर 46.6 प्लस 23.4 ग्राम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, x प्लस 24.4 ग्राम है। अब मास ऑफ प्रोडक्ट हम कितना निकाले हैं, 46.6 प्लस 23.4 ग्राम। दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 45.6 ग्राम जो होता है x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब बेरियम क्लोराइड का मास जो होता है 45.6 ग्राम जो होता है, बेरियम क्लोराइड का मास जो होता है निकल के आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में जो होता है कोई भी 4 कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट दिया रहेगा, ठीक, जिसमें से अगर 4 कंपोनेंट दिया है तो चारों में से 3 कंपोनेंट का तुमको मास दे देगा और तुमसे क्या पूछेगा, एक कंपोनेंट का मास तुमसे पूछेगा। मान लो 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है तो किसी 3 में से मान लो 2 का मास तुमको दे देगा और 1 का मास होता है तुमसे पूछेगा। तो कैसे हम लोग लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे लगाएंगे। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही मास किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। तो मान लो मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब x प्लस कितना लिखे हैं हम लोग यहाँ पे 24.4 लिखे हैं। ये जो है x का मास ऑफ रिएक्टेंट हमको निकालना था, बराबर किसके हो जाएगा 46.6 प्लस 23.4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना x का वैल्यू, बेरियम क्लोराइड का मास कितना आया 45.6 ग्राम जो है बेरियम क्लोराइड का मास आया। सबसे आसान न्यूमेरिकल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 देन डिटरमाइन द वेट ऑफ CO। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल वाला होता है, मार्बल को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्बल जो होता है CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 बनता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया है क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है 10 ग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। हमसे अब बोल रहा है कि CO2 कितना निकल रहा है, CO2 निकल रहा है 4.4 ग्राम क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। हमसे पूछ रहा है कि CaO का वेट कितना होगा, आप ये बता दीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास रिएक्टेंट में रहता है उतना ही मास किस में होता है, प्रोडक्ट में होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट देख लो कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है CaCO3 प्लस गिव CaO प्लस CO2। मास ऑफ रिएक्टेंट हमको दे दिया, कितना दिया है 10 ग्राम दिया है। अब मास ऑफ प्रोडक्ट यानी CaO को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, और CO2 क्या हो जाएगा 4.4 ग्राम हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू x प्लस 4.4, x का वैल्यू कितना आ गया 5.6 ग्राम हो गया। द वेट ऑफ CaO इज 5.6 ग्राम आ गया। तो देख रहे हो ना, कोई 3 कंपोनेंट दिया था, 3 में से 2 का मास तुमको दे देगा और 1 का मास तुमसे पूछ लेगा। 1 का मास पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है कि जितना मास रिएक्टेंट में रहता है उतना ही मास किस में होता है, प्रोडक्ट में होता है। तो बताओ x प्लस मतलब टोटल मास रिएक्टेंट में कितना था, यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो था 10 था और टोटल मास प्रोडक्ट में कितना था x प्लस 4.4। तो 10 माइनस 4.4 इक्वल टू कितना आया 5.6 ग्राम। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आया 5.6 ग्राम। इस टाइप का जो है न्यूमेरिकल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के टॉपिक में हमको मिलता है, जिसमें से मान लो 2-3 कंपोनेंट दे रहा है, 2 कंपोनेंट का मास तुमको दे देगा, 1 कंपोनेंट का मास तुमसे पूछ लेगा, या 4 कंपोनेंट दे रहा है, 3 कंपोनेंट का मास तुमसे दे देगा, 1 कंपोनेंट का मास पूछ लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे जितना भी अब सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोग इजीली डन कर लेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। फर्स्ट हम लोग देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब सेकंड हम लोग टॉपिक देख रहे हैं किसका, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये सब जो टॉपिक किसमें हम लोग देख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अभी तक फर्स्ट हमने टॉपिक देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब सेकंड टॉपिक है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखो ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स but the ratio of each component by weight remains same. It does not depend on the method of preparation or the source from which obtained। कह रहा है कि मान लो कोई भी कंपाउंड है, ठीक, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो वाटर का ही।
वाटर को हम क्या कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वाटर को एक मान लो टेप वाटर होता है, एक क्या होता है, एक डिस्टिल वाटर होता है, एक जो होता है रेन वाटर होता है, एक जो होता है गंगा जल होता है। ये सब क्या है? वाटर है। वाटर को हम लोग डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन इनका जो रेशियो, जो कंपोनेंट है, यानी H2 और O से मिलकर बना हुआ है वाटर जो होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। H2 में क्या है? H2 का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो जो H2 और O है, ये कहीं से भी हम लोग ऑब्टेन करें, मतलब वाटर जो होता है कहीं से भी ऑब्टेन करें, चाहे गंगा जल, रेन वाटर, टैप वाटर, कुछ भी हो, सी वाटर, कहीं से भी हम लोग वाटर को ऑब्जर्व कर क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो H2 और O का कंपोनेंट है, इनका जो होता है वेट जो होता है सेम होता है। H2 का हमेशा 2 होगा और ऑक्सीजन का हमेशा 16 होगा, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:8 आएगा। वही चीज़ ये डिफिनेशन में बोला है। अब देखो डिफिनेशन ध्यान से सुनना है, डिफिनेशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। कह रहा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड हमने क्या यहाँ पे लिया था? हमने यहाँ पे लिया था वाटर लिया था। कह रहा था एक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट सोर्स से क्या कर रहे हैं? एक कंपाउंड को ऑब्टेन कर रहे हैं। कंपाउंड यहाँ पे हमारा क्या है? कंपाउंड हमारा पे यहाँ पे वाटर है। उसको हम लोग डिफरेंट सोर्स से क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं। बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब क्या हुआ यहाँ पे? H2 और O का वेट रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहता है। रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज ऑब्टेन। करा जो रेशियो जो होता है कंपोनेंट का होता है H2O, जैसे हम लोग H2O का एग्जांपल लिए, H2O में क्या है? कंपाउंड H2O को हम लोग अलग अलग तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन उसका कंपोनेंट कौन सा है? एक H2 है और एक O है। इन दोनों का वेट जो होता है हमेशा सेम रहता है, चाहे हम उस कंपाउंड को कहीं से भी ऑब्टेन करें, चाहे टेप वाटर हो, चाहे डिस्टिल वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे गंगा जल हो। ये कहीं से भी हम लोग वाटर को ऑब्टेन करते हैं तो हमेशा उसका कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट का वेट जो होता है हमेशा सेम होता है। H2 और O, ये हमेशा H2 का एटॉमिक मास कितना होगा? 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 हो गया। तो हमेशा इसका रेशियो कितना आया? 1:8। यानी हम लोग कंपाउंड वाटर जो तक कहीं से भी ऑब्टेन किए, वो सिंपल रेशियो कितने में आएगा? 1:8 में आएगा। यही चीज़ ये लॉ बता रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। एक कंपाउंड को हम लोग डिफरेंट सोर्स से क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं। बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय द वेट रिमेन द सेम। कह रहा है उनका जो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना होगा, उस कंपोनेंट को हम लोग, उस कंपोनेंट का वेट अगर जो हम लोग देखें तो वो जो होता है वेट जो होता है इक्वल आएगा। किसी भी सोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं, उस कंपोनेंट का वेट हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है? लिख रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन। कह रहा है मैग्नीशियम को बर्न किस में कर रहे हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? मान लो Mg है, Mg को हम लोग बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। लिख रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। बताओ मैग्नीशियम, अब फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम को बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसमें भी क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन दोनों का मास जो है, दोनों एक्सपेरिमेंट में मास जो है अलग अलग दिया है। किसका मैग्नीशियम का भी मास अलग अलग दोनों ने दिया है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है उसका भी मास जो है अलग अलग दिया है। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम का मास कितना दिया है? 0.243 ग्राम। तो मैग्नीशियम का मास यहाँ पर रख दो, 0.243 ग्राम यहाँ पर मैग्नीशियम का मास हो गया। ऑन बर्निंग विथ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन टू यील्ड 0.43 ग्राम जो होता है, ये जो होता है किसका आ रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास आ रहा है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम का मास माइनस कर दोगे तो हमको मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं पता चल जाएगा? तो
तो मैग्नीशियम 0.4030 में से 0.243 को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, 0.160 वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू किसका हो जाएगा, ये मास जो होता है ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला कि मास किसका दिया था, मैग्नीशियम का दिया था, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड का भी मास दिया था। तो मैग्नीशियम का मास कितना दिया था, 0.243 ग्राम दिया था। और किसके रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन कर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना दिया है, 0.4030 ग्राम दिया है। तो 0.403 ग्राम में से 0.243 ग्राम को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.160 ग्राम आएगा। ये किसका मास हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो लिखा इन एन अदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग किए, उसमें हम लोग को क्या मिला, 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। उसमें हम लोग को मैग्नीशियम कितना मिला, 0.182 ग्राम मैग्नीशियम हमको मिल रहा है। किसके प्रेजेंस में, फिर हम लोग ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, 0.182 ग्राम है मैग्नीशियम। किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। तो 0.302 जो है मैग्नीशियम का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। अब देखो जब 0.302 में से 0.182 को जब माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0.120 ग्राम जो है किसका मास आ गया, ऑक्सीजन का मास आ गया। 0.302 में से 0.182 को जब माइनस करेंगे तो 0.120 ये किसका मास आ गया, ये ऑक्सीजन का मास आ गया। तो देखो अगर जो हम लोग रेशियो लें, रेशियो किसका किसका लेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग रेशियो लेंगे किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो बताओ मास मैग्नीशियम का कितना आया, 0.243 ग्राम, ये जो किसका मास आया, मैग्नीशियम का मास आया। और ऑक्सीजन का मास कितना आया, 0.160 ग्राम। ठीक, तो इन दोनों का जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है रेशियो, 3:2 आ रहा है। अब देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का इन दोनों का जब हम लोग रेशियो लेंगे तो मैग्नीशियम का मास कितना आया है, 0.182 ग्राम मैग्नीशियम का मास आया है। ऑक्सीजन का मास कितना आया है, 0.120 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन का मास आया है। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग दो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में दिया गया था, दोनों में मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास अलग अलग था। ठीक, दोनों एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास अलग अलग था। लेकिन अगर जो हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हम लोग सिंप्लिसिटी से रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी यही बता रहा है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हमेशा रेशियो जो होता है सेम रहेगा, चाहे तुम नंबर ऑफ मल्टीपल कितने भी एक्सपेरिमेंट में आप कर लीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कितना इस रेशियो रह रहा है, 3:2 रेशियो रह रहा है। उसी तरीके से H2O में भी जो होता है 1:8 का रेशियो हमेशा जो होता है सेम रहेगा। चाहे आप वाटर जो होता है डिस्टिल वाटर लीजिए, टैप वाटर लीजिए, सी वाटर लीजिए, रेन वाटर लीजिए, कोई सा भी वाटर लीजिए, हमेशा H2 और O का रेशियो कितना आएगा, 1:8 आएगा। इस एक्सपेरिमेंट में भी हमको ये प्रूफ हो जा रहा है कि हम चाहे कितने भी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हम लोग करें। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग किया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया है, 3:2 आया है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी हम लोग किए हैं तो उसमें भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया है, 3:2 आया है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी ये भी बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:2 आएगा। अब इस लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेनिंग बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड एंड सब्सटीक्वेंट इग्निशन वाज 2.70 ग्राम। ठीक, इन एन अदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर सोल्ड द रिजल्ट फॉलो। देखो दो एक्सपेरिमेंट दिया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है,
कि कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनना है, कॉपर ऑक्साइड बनना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यही है, कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनना है, कॉपर ऑक्साइड बनना है। लेकिन दोनों में कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का दोनों एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दोनों में कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का मास जो होता है अलग अलग दिया है। अब हम इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि आप बताइए कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग मास ऑफ कॉपर निकाल लेंगे और मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। उन दोनों का सिंपल रेशियो जो होता है, अगर जो दोनों एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो अगर जो सिंपल रेशियो बराबर आ जाता है तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट दोनों जो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जो होता है फॉलो करेंगे। तो वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है क्वेश्चन में, वेट ऑफ कॉपर देखो 2.16 ग्राम जो होता है वेट ऑफ कॉपर दिया है। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है, 2.70 ग्राम जो होता है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया गया है। तो हमको वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, जब कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या मिल रहा है, COO मिल रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड माइनस ऑक्सीजन कॉपर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। तो 2.7 माइनस 2.16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.54 ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में वेट ऑफ कॉपर कितना है, 0.92 ग्राम है और वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, 1.15 ग्राम है। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा, तो भाई 1.15 माइनस 0.92 कितना हो जाएगा, 0.23 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया 0.23 ग्राम हो गया। तो देखो कॉपर का मास कितना है, 2.16 ग्राम आया, ऑक्सीजन का मास कितना है, 0.4 ग्राम आया। अब हमको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो जो सबसे मिनिमम वाला रहता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2.16 अपॉन 0.54 एंड 0.54 अपॉन 0.54, यार कट कर रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया। इसमें कॉपर का मास कितना आया, 0.92 ग्राम आ गया और ऑक्सीजन का मास कितना आया, 0.23 ग्राम आ गया। तो 0.92 अपॉन 0.23 ग्राम, इसमें 0.23 अपॉन 0.23 कितना आ गया, 4:1 आ गया। यानी दोनों एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में जो होता है मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दोनों सेम आ गया। यानी ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बता रहा है कि आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करिए जिसमें मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हमेशा उन दोनों का रेशियो हमेशा कितना आ जाएगा, इक्वल आता है। दोनों एक्सपेरिमेंट में रेशियो कैसे आया, इक्वल आया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस पे लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ FeO ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गिव्स 1.68 ग्राम ऑफ Fe। इन एन अदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ FeO गिव्स 2.03 ग्राम ऑफ Fe ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, सो द रिजल्ट फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप ये बताइए कि ये रिजल्ट जो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है, वेट ऑफ FeO का वेट कितना दिया है, 2.4 ग्राम ऑफ FeO का वेट दिया है और वेट ऑफ Fe का वेट कितना दिया है, 1.68 ग्राम दिया है, Fe का वेट दिया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसका वेट कितना दिया है, FeO का 2.03 ग्राम दिया है और Fe का वेट कितना दिया है, नहीं FeO का वैल्यू जो है 2.9 ग्राम दिया है और FeO का वैल्यू जो है 2.03 ग्राम दिया गया है। ठीक, अब दोनों का अगर जो माइनस करें, दोनों को अगर जो माइनस करें, किसका, हमको ऑक्सीजन का मास निकालना है तो दोनों में से माइनस FeO में से Fe को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 माइनस 1.68 इक्वल टू 0.72 ग्राम। इसमें भी वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो वेट ऑफ 2.9 माइनस 2.03 कितना आ जाएगा, 0.87 ग्राम आ जाएगा। तो FeO और O 1.68 और 0.72, 2.03 और 0.87, इन दोनों को क्या करना है, हमको सिंपल रेशियो ले लेंगे। तो 1.68 अपॉन 0.72, 0.72 अपॉन 0.72 कितना आ जाएगा, 2.33:1 आ जाएगा। इसमें भी कितना आ जाएगा, 2.33:1 आ जाएगा।
तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको यही पता चल रहा है कि आयरन का मास और ऑक्सीजन का मास दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है, उन जब रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं तो दोनों का रेशियो जो होता है सेम आ रहा है। यही हम लोग का क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हम लोग इस लेक्चर में खूब आराम तरीके से पढ़ें और इसका हम लोग क्या किए, न्यूमेरिकल भी देखें। अब इसका बाद जो होता है जितना भी लॉ बचता है अब वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।